तो प्रोसेस का स्टीम रिक्वायर्ड होता है, या बड़ा इंडस्ट्री नहीं होता है, मतलब प्रोसेस का, या थोड़ा छोटा मोटा ये अपना पावर जनरेशन करता है, तो उस तरह का जो भी यूनिट्स है उसको यूटिलिटी बॉयलर बोलते हैं। तो वो क्या है कि साइज में भी कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें उतना प्रेशराइज बॉयलर नहीं रहते हैं, थोड़ा प्रेशर भी लोअर साइड में रहता है, तो इसलिए वहां पे जो नंबर ऑफ सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कम होता है। एंड इसके बियॉन्ड हम अगर बात करेंगे, सेकंड, उसके बियॉन्ड अगर हम बात करते हैं किसी का, तो उसको इंडस्ट्री बॉयलर, जो इंडस्ट्रियल बॉयलर है, वो इंडस्ट्रियल बॉयलर को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पर्टिकुलर कि ये अपना जो भी टाटा स्टील का पावर प्लांट है या थोड़ा बड़ा यूनिट होता है, उनको हम लोग इंडस्ट्रियल बॉयलर बोल सकते हैं। तो वही है, और कुछ नहीं है। तो जे वो साइज के अकॉर्डिंग है और यूजेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जस्ट सेकंड में आता हूँ, एक सेकंड। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। सो यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल जो है वो साइज में डिफरेंसेस होते हैं, प्रेशर्स में डिफरेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो है वेरियस साइज वाला जो बॉयलर रहता है उसमें उस तरह का नेचुरल सर्कुलेशन है वो भी कम होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशराइज बॉयलर नहीं होता है। तो यूटिलिटी बॉयलर कम प्रेशर वाले होते हैं थोड़े कंपेरेटिवली, तो उसमें क्या है कि सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा कम होता जाता है, और उतना टेम्परेचर भी वहाँ नहीं रखते हैं वो लोग, तो इसलिए वहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन का जो साइकिल है वो थोड़ा सा कम होता है। सो अभी आप लोग ये बताइए, न्यूक्लियेट फ्लो, डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लियेट बॉइलिंग क्या होता है? कोई डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लियेट बॉइलिंग? सर सिर्फ हम लोग फिर वाटर को बॉइल करते हैं एक सर ज्यादा थोड़ा थोड़ा ऐसी सर देके हीट देके सर, ज्यादा हीट नहीं देते हैं, नॉर्मल हीट देके धीरे धीरे हीट बढ़ाते हैं सर। तो ये तो हो गया न्यूक्लियेट बॉइलिंग। अगर यस हीट सर। हम सडनली बढ़ाएंगे तो वो हो गया डिपार्चर फ्रॉम फिर न्यूक्लियेट बॉइलिंग।
है ना। फिल्म बॉइलिंग हो जाता है। सर हाँ यस या सर, उसे फिल्म और सडनली ज्यादा फिल्म हीट देंगे बॉइलिंग, सर, फिर बोलेंगे। एग्जैक्टली जो फिल्म बॉइलिंग है उसको Yes. हम लोग डिपार्चर हम लिक्विड बॉइलिंग बोलेंगे। यस सर, और हम लोग को फिल्म बॉइलिंग नहीं करना है क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है। एग्जैक्टली तो मेटल हीट हो जाता है। हम्म यस सर, वो हार्मफुल भी है। यस। सो स्लाइड जो है वो विजिबल है। यस सर। यस सर। यस सर। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि कल हमने स्टीम का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, स्टीम को कैसे हीट किया जाता है, क्या होता है पानी से वेपर कैसे बनता है, कैसे सर्कुलेशन होता है, सुपर हीटर स्टीम किसको बोलते हैं, अच्छा सुपर हीटेड स्टीम किसको बोलते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम। What is the basic difference सर between सैचुरेटेड saturated? स्टीम वो होता है सर जो जस्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट का आगे बनता है सर, जैसे एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में 100 डिग्री सर। और वही सुपर हीट स्टीम वो होता है सर जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का बाद, मतलब जो नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर का और ऊपर हम लोग हीट ऐड करके उसको उसका स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एकदम। एग्जैक्टली तुम सही बोल रहे हो, जब हीट ऐड लेकिन करने पर स्टीम का यस टेम्परेचर सर, बढ़ता सुपर है। हीटेड का सर टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ ये सर रैंकाइन एकदम सही साइकिल में जो ऊपर का तरफ जो स्टीम था जो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा था वो था सुपर हीटेड स्टीम। एंड में जब आपका लेटेंट हीट का जब फेज कन्वर्जन हो जाता है, यस सर, यस सर। हाँ सैचुरेटेड होता है लेटेंट हीट का सर सब वैसे। तो डिफरेंस अगर कम हो जा इसको रहा था हम लेटेंट हीट का। अगर यस एग्जैक्टली अगर इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे टर्मिनोलॉजी में या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, तो इसमें ये बोला जाता है कि जब स्टीम जो है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में फर्दर जब हीट एडिशन किया जाता है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में जब फर्दर हीट एडिशन किया जाता है तो पर्टिकुलर वो वाला जो स्टीम है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसको हम लोग सुपर हीटेड स्टीम बोलेंगे, है ना। कि जो आपका ये पानी का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है 100 डिग्री एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे, तो सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद में फर्दर जो भी हम अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसको हम सुपर हीटेड स्टीम बोलेंगे। वो हम लोग इसको एक टेक्निकली कहीं पे भी लिखना होता है या प्रॉपर आंसर करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, बाकी आप मोटा मोटी जो फंडा है वो एकदम अच्छे से समझ गए, ठीक है। ओके सो आज हम देखते हैं तो रैंक का ये विजिबल है ना स्लाइड जो दिख रहा है अभी इसमें, ये एंट्रोपी एंथैल्पी। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। तो ये हम लोगों का रैंकाइन साइकिल है, ये वाला ये आइडियल रैंकाइन साइकिल है, जब नॉर्मल सा एक बेसिक सा रैंकाइन साइकिल है। तो रैंकाइन साइकिल को अच्छे से समझने से पहले हम लोगों को ये पावर प्लांट इसी पे काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में मैं बताता हूँ किस तरह से होता है। पहले ये वाला डायग्राम देखो पूरा, जो ये जो राइट हैंड साइड में ये जो डायग्राम है ये वाला समझने की कोशिश करो। देखो ये एक बॉयलर है, देखो डायग्राम में बहुत ही छोटा दिखाया गया है बट ठीक है, वो एक्चुअली इससे काफी बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जहाँ पे बॉयलर में क्या होता है कोई बताएगा। सर हीट एडिशन वाटर स्टीम में सर हीट एग्जैक्टली एडिशन वाटर हीट एडिशन हो रहा है, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, पानी का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टीम जो है स्टीम बॉयलर में स्टीम बन गया, स्टीम जो बन के ये क्या है टरबाइन है, ये टरबाइन। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन वो सर रोटेट टरबाइन रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ जो टरबाइन है वो मेरा स्टीम को यूज करके खुद घूमता है,
और इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेटर Generator. बनाता जनरेटर हाँ। बनाते हैं। जनरेटर। तो टरबाइन तो मेरा एक जस्ट घूमने वाला इक्विपमेंट है। टरबाइन एक ऐसा चीज है जिसपे ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाया गया है जिसमें स्टीम अगर जाएगा तो टरबाइन मेरा मूव करेगा। अगर टरबाइन में स्टीम जा रहा है तो टरबाइन जो है मेरा मूव करता है। टरबाइन से डायरेक्टली कपल्ड रहता है जनरेटर। टरबाइन से कपल्ड रहता है जनरेटर। तो जैसे टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर का भी शाफ्ट घूमेगा, और जनरेटर जब घूमेगा तो जनरेटर से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब नॉर्मली जनरेटर तुम लोग कभी देखे हो बाहर कभी यूज होते हुए कहीं पे? यस किसी ने Yes, सर, जनरेटर देखा है? यस सर, शादी बहुत हाँ, पार्टी बार। Yes, में sir. देखते हैं Yes. डीजल तो जनरेटर। वो शादी पार्टी में जो डीजल जनरेटर होता है जिसको हम डीजल से घुमाते हैं, वही जनरेटर, मतलब ठीक है वो बहुत छोटा होता है जनरेटर, उसके कंपेरेटिव में हम लोग पावर प्लांट में काफी बड़ा जनरेटर यूज करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का जनरेटर यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, वही जनरेटर को प्रिंसिपल टरबाइन सेम से है। कनेक्ट कर, हाँ, टरबाइन से कनेक्ट कर लिया और जनरेटर को घुमा दिया, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। अब जो स्टीम था मेरा, है ना, टरबाइन को घुमाने के लिए मुझे स्टीम का यूज हुआ। अब जो स्टीम था उसने अपना काम तो कर दिया ना। अब जब स्टीम पूरा काम कर देगा, जब घुमा देगा, स्टीम क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी कर रहा है। जो गर्म स्टीम है उसके अंदर प्रेशर है, काफी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो वो अल्टीमेटली क्या काम कर रहा है मेरा? अल्टीमेटली उसका जो काम हो रहा है वो सीधा सीधा है कि आपका वो क्या कहते हैं इसको, जो भी स्टीम है वो अपना वर्क डन कर रहा है, ठीक है। तो जब वो वर्क डन कंप्लीट करेगा, जो एनर्जी जो है उसकी क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर, यही उसकी एनर्जी है। तो जैसे जैसे उसका वर्क डन कंप्लीट टरबाइन को घुमाएगा, तो जितना भी टरबाइन को स्टीम घुमाता है तो स्टीम का जो एनर्जी है जो है वो खत्म हो जाता है। तो जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर कम होगा और स्टीम का जो टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो क्या होगा बताओ? स्टीम का टेम्परेचर फिर से कम कर दिया सैचुरेशन टेम्परेचर से, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? सर वाटर में, वाटर वाटर वो ड्रॉपलेट फिर में चेंज हो में जाएगा convert सर, होगा. वाटर में कन्वर्ट। एग्जैक्टली तो वहां पे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी में कन्वर्ट होगा, अब वो पार्शियली कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उस लेवल का पानी में कन्वर्ट नहीं होता है आपका, पूरा वो सैचुरेशन टेम्परेचर से जस्ट आसपास में आ जाता है। तो वो स्टीम को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से एक पैसेज होता है, पाथ होता है, उस पाथ के थ्रू कंडेंसर में आता है। अब समझो कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर मतलब एक कंडेंसर एक बार के लिए स्टीम हम से लोग हीट बुझ, ले लेता है। हाँ ये ठंडा कर. एक्चुअली हम्म ठंडा करता है। लेकिन अब इसको हम मोटा मोटी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हम इसको एज ए हीट एक्सचेंजर बोलेंगे। कंडेंसर नथिंग बट ए हीट एक्सचेंजर जस्ट। अब हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर क्या होता है? जहाँ पे हीट को एक्सचेंज किया जाता है, हॉट मीडिया से कोल्ड मीडिया की तरफ हीट को ट्रांसफर किया जाता है। हॉट मीडिया को ठंडा किया जाता है या कोल्ड मीडिया को गर्म किया जाता है। तो उसमें क्या होता है? कंडेंसर हीट एक्सचेंजर किस टाइप का होता है उसको अगर तुम लोगों को मैं समझाऊं तो किस तरह से बताऊंगा। सोचो कि एक अपना क्या बोलेंगे, बहुत सारा पाइप्स है, ठीक है, बहुत सारा पाइप है, बहुत सारा पाइप। दोनों पाइप को एक बॉक्स में पैक कर दिया, बॉक्स में पैक कर दिया, और जो पाइप्स के जो ओपन एंड है, दोनों पाइप के दोनों साइड में ओपन एंड रहेंगे पाइप्स के, ठीक है। तो पाइप के अंदर से तो आपका हॉट मीडिया जा रहा है, सॉरी पाइप के अंदर से आपका कोल्ड मीडिया जा रहा है, ठंडा ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा पानी जा रहा है। और पाइप के सर आप ऊपर, गाड़ी का रेडिएटर का एग्जांपल दे। वेरी गुड, तो उसमें वही है, एक साइड से आपका ठंडा मीडिया गया, ऊपर से पाइप के ऊपर आपका, ऊपर से पाइप के ऊपर क्या आया आपका? हॉट मीडिया आया। तो वहां पे दोनों मीडिया एक दूसरा का डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए,
ये दोनों मीडिया जो है वो आप एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, बट उनका जो हीट था वो ट्रांसफर हो गया, जो हॉट हॉट था टेम्परेचर वो कोल्ड मीडिया ने एक्वायर्ड कर लिया। तो सेम कंडीशन इस कंडेंसर में भी होता है। जो एक हम लोगों का कूलिंग वाटर यूज करते हैं हम, ये जो पर्टिकुलर कूलिंग वाटर लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो ट्यूब्स है, इस ट्यूब में तो आपका कूलिंग वाटर जा रहा है आ रहा है, और ये ट्यूब के ऊपर जो है वो स्टीम जा रहा है। तो स्टीम क्या हो जाएगा, पूरा कंडेंस हो जाएगा। अब उसका टेम्परेचर पूरा वो ड्रॉप करवा देगा। जब टेम्परेचर पूरा ड्रॉप करवा देगा तो ये है वो पंप। उस यहाँ पे एक बहुत सारा अलग अलग सिस्टम होता है, जहाँ पे वो सिस्टम में उसको पानी को मतलब स्टोर कर लिया जाता है। वहाँ स्टोर करके उसको पंप किया जाता है। पंप करने के बाद में फिर से वो ठंडा पानी बॉयलर में भेजा जाता है, जहाँ उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है, एंड देन उसको हम फर्दरली वापिस टरबाइन के अंदर भेज देते हैं। तो क्लियर? क्या हुआ? सर बॉयलर में सर किस तरह का वाटर यूज किया जाता है? बॉयलर में हम लोग डीएम वाटर यूज करते हैं, डीमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं। तो उसको हम जब भी और आगे जो फर्दर अगर डीएम प्लांट के बारे में हम और जानेंगे तो उसमें बताया जाएगा, जहाँ पे डीमिनरलाइज वाटर जो होता है उसमें न किसी तरह का मिनरल्स होना चाहिए, ये न सब सर पढ़ हम लोग चुके हैं हम पढ़े लोग। हैं सर वाटर पढ़े है ट्रीटमेंट ना, में। वाटर ट्रीटमेंट में पढ़े यस हो, सर। चलो ठीक है। तो वो डीएम वाटर उसमें यूज किया जाता है। तो ये एक बेसिक, ये भी किसी ने पढ़ा रखा है क्या, बॉयलर भी किसी ने? सर सोमनाथ बॉयलर, सर पढ़ाए थे डीएम सोमनाथ वाटर सर? के बारे में कि सर डीएम वाटर कैसे बनाते हैं नो सर। सर, बॉयलर का बारे में नहीं पढ़ा। ओके। तो ये तुम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, बॉयलर से टरबाइन में कैसे क्या ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से है? यस यस। यस तो सर। अब इसको हम इस रैंकाइन साइकिल में समझते हैं। देखो, ये नंबर 1 टू नंबर 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा हीट एडिशन हो रहा है ना। यहाँ पे नंबर 1 से नंबर 2 में यस हीट एडिशन सर। होगा, यहाँ फेज यस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये स्टीम बन गया, स्टीम बना, स्टीम बन के 3 से 4 में टरबाइन में गया, टरबाइन में जाके ये वापस यहाँ पे टरबाइन में गया। टरबाइन में जाने के बाद में क्या हो रहा है, पूरा कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, यहाँ से पंप करके यस सर। फिर वापस बॉयलर को भेजा जा रहा है। ये इस तरह से एक बेसिक सा साइकिल है। तो इस तरह से ही इसमें काम हो रहा है। तो ये क्लोज प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो वहां से आपका पंप को बॉयलर को दिया तो जाएगा, या सर इस तरह बार से। बार हम लोग का वही सेम वाटर यूज होते रहता है, रिसाइकल होते रहता है। हाँ, सेम सेम वाटर। जस्ट ए सेकंड यार। हाँ सर। हेलो। नहीं सर। हाँ, तो अब जो नए वाले मतलब जैसे जैसे ये इनिशियली था, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके। तो ये था बेसिक सा साइकिल था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया।
इस बेसिक साइकिल के अलावा जब धीरे धीरे मैंने बताया था कि अब नॉर्मली आपका सैचुरेटेड से तो काम चलेगा नहीं ना, जस्ट आपने स्टीम में कन्वर्ट कर दिया तो उससे तो काम चलता नहीं है। तो हम लोगों को तो और एनर्जी चाहिए, तो वहां पे मॉडिफाई कर लेते हैं ये लोग। मॉडिफाई क्या किया है, जस्ट इसमें ये आपका वहां पे ये सैचुरेटेड स्टीम में और टेम्परेचर ऐड कर दिया है, टेम्परेचर ऐड करके फिर टरबाइन में यूज किया, फिर टरबाइन में यूज करके फिर उसको वापस कंडेंस करके बॉयलर में डाला। तो वहां पे आपका और उसको सुपर हीटेड स्टीम है, ये इसको बोलेंगे हम सुपर हीटेड साइकिल है। तो ये रैंकाइन साइकिल के अलग अलग वेरिएंट्स है। ये सुपर हीटेड साइकिल वाला है, तो ये सुपर हीटेड साइकिल आई थिंक कल हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे, तो इसमें कुछ ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। या किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछो। सर ये जो मॉड्यूल चल रहा है सर, हाँ हाँ। इसमें सर जनरेटर के बारे में पढ़ना है आगे क्या? नहीं, जनरेटर के बारे में तो वो इलेक्ट्रिकल पार्ट आ गया। आई थिंक जनरेटर के बारे में मेरे तो पार्ट में नहीं है, तो जनरेटर के सर बारे इस में कुछ मॉड्यूल में जनरेटर के बारे तो में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल्स में थोड़ा सा बताया था सर। इलेक्ट्रिकल वाला डेफिनेटली बताएगा। अभी तुम लोगों का ये जो कितना मॉड्यूल है टोटल? सर मॉड्यूल तो गिने नहीं है सर। सर 8-9 है। 8 है ना, तो पर्टिकुलर ये वाला मॉड्यूल तुम लोगों का पावर प्लांट मॉड्यूल चल रहा है। इस मॉड्यूल पावर प्लांट मॉड्यूल में तुम्हारा कुछ पार्टीशन दिया हुआ है या किस तरह से है? या जस्ट एक लिखा हुआ है पावर प्लांट मॉड्यूल, दैट्स इट? नो सर, सिर्फ एक ही सर है, पावर प्लांट पावर प्लांट ही ऑपरेशन। लिखा हुआ है। हाँ, तो पावर प्लांट बेसिकली देखो तुम लोगों को आई थिंक इलेक्ट्रिकली तो नहीं बताएगा, मे बी, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि तुम लोग शायद तो मैक्सिमम तो यहाँ पे जेट NS4 इलेक्ट्रिकल में कोई जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। बाकी तो मोस्ट रिक्रूटमेंट होता है वो ऑपरेशन साइड से ही होता है, या बेसिक वो है तो उनके लिए। बाकी आई डोंट नो अगर वो लोग इलेक्ट्रिकल का कोई ऑथर कोई भी किसी और फैकल्टी को बुलाए तो वो इलेक्ट्रिकल साइड सर से वो इलेक्ट्रिकल में पता था हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, उसमें जनरेटर भी आया था। अच्छा, उसमें पहले पढ़ा चुके थे तुम लोगों को? यस सर, इलेक्ट्रिसिटी हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, उसमें सर टाइप में है जनरेटर भी। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। हाँ, तो वो बेसिक ही अभी जानना पड़ेगा तुमको, वो और डिटेल में जाओगे तो वो उतना नहीं पॉसिबल है अभी। हाँ, तो ठीक है। हम सर लोग वो ट्रेड का हिसाब से समझाते होंगे इलेक्ट्रिकल वाला लोग को। तो तुम लोगों का जो आंसर है एक्चुअली मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। जस्ट मुझे पर्टिकुलर तुम लोगों को पावर प्लांट ऑपरेशंस के बारे में बताने के लिए बताया गया, तो इसलिए मुझे भी ज्यादा पता नहीं है कि एसएनटीआई किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका प्रोसीजर है। सर आप ट्रेड अप्रेंटिस से नहीं आए? नहीं भाई, मैं 4 of 3 में हूँ, एज ए मैनेजर ऑपरेशन हूँ। तो वहां से मुझे अप्रोच किया गया था कि आप लोगों को कुछ बताना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, और कुछ नहीं है। सर आपका कैंपस रिक्रूटमेंट से था। हाँ चलो ठीक है, अभी अब इस पे डिस्कशन करते हैं पावर प्लांट ऑपरेशन पे, ठीक है? सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोलो। सर जो हम लोग जो जनरेटर यूज करते हैं घर में, हम्म। और ये यहाँ पे जो मतलब पावर प्लांट में जनरेटर यूज होता है, तो जो हम लोग घर पे यूज करते हैं उसमें तो होता है कि हम लोग एक बार शाफ्ट को नचा देते हैं तो सर उसको जो है वो अपने आप चलने लगता है। ऐसे पावर प्लांट में नहीं कर सकते हैं? और प्लांट में भी तो आप इसमें क्या होता है, देखो पोल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। उसमें क्या होता है कि तुम्हारा डीजल से वो फायर करके तुम्हारा पर्टिकुलर जो है वो शाफ्ट का आरपीएम आता है, उसमें टॉर्क देना पड़ता है। तुम हाथ से शाफ्ट को घुमा रहे हो, ठीक है, और इनिशियली टॉर्क प्रोवाइड करवा के उसको वो पर्टिकुलर आरपीएम लाना पड़ता है। बिना आरपीएम लाए उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब कट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा लोड जो है वो जनरेट होता है, ठीक है? अब पावर प्लांट में क्या है, वो ही तुम्हारा शाफ्ट जो है वो सॉरी जो शाफ्ट है उसको टरबाइन के थ्रू घुमाया जाता है, और जब वो पर्टिकुलर आरपीएम पे आ जाता है वो शाफ्ट जनरेटर का
हम लोगों को 2 पोल का जनरेटर होता है, 4 पोल का जनरेटर होता है, वो और डिटेलिंग में जाओगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। तो उसमें जब पर्टिकुलर आरपीएम आ जाता है जनरेटर का, हम आरपीएम अचीव करते हैं, तब ये लोग कुछ ग्रिड से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। सिंक्रोनाइज करने के बाद में फिर उसके बाद में हम लोगों का लोड जो है वो जनरेट होता है। वो एक्साइटेशन वगैरह बहुत कुछ इलेक्ट्रिकली पार्ट होता है, तो उसके थ्रू फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उतना नॉर्मली वैसा जो नॉर्मल जनरेटर है वैसा डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता, उतना सिंपल फंडा नहीं रहता है। सो अभी हम लोग तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग सुपर हीटर साइकिल पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे रीहीट साइकिल। बट आई थिंक रीहीट साइकिल पढ़ने से पहले तुमको थोड़ा सा इसमें रीहीट साइकिल उससे पहले कुछ और जान लेते हैं ताकि तुम लोग क्लियर होगा। रीजनरेटिव साइकिल समझ लो किस तरह से होता है, क्या होता है। अब देखो रीजनरेटिव साइकिल, ये डिरेटर, ये क्या होता है, एचपी हीटर एलपी हीटर, तो अभी तुम लोग कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में, कुछ आइडिया है? इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एनी आइडिया? खाली डिरेटर जानते हो, उसके अलावा कोई वर्ड टर्मिनोलॉजी पता है? इकोनोमाइजर, सुपर हीटर पता होगा, एलपी हीटर एचपी हीटर नहीं पता है ना? ठीक है, ये छोड़ देते हैं। ये 2 साइकिल हम लोग वापस, जब ये 2 साइकिल हम वापस पढ़ेंगे उसको। तो अभी हम बेसिकली पढ़ेंगे कि स्टीम साइकिल क्या होता है, पावर प्लांट का वर्क कैसे करता है, एयर साइकिल क्या होता है, फ्लू गैस पाथ क्या होता है, किस तरह से मतलब पूरा जनरेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टरबाइन है, ठीक है। अब ये जो आपको इस तरह से, ये जो ये वाला है, ये पर्टिकुलर सारा तुम्हारा एयर हीटर्स है। यहाँ पे भी हीट एक्सचेंजर है, ये भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। तो हम लोगों का स्टार्ट कहाँ से होता है? नॉर्मली कोल स्टोरेज होता है पहले। पावर प्लांट में सबसे ज्यादा जरूरी है फ्यूल। तो अगर हम लोगों का यहाँ का बात करूँ तो हम इन टाटा स्टील प्रेमाइसेस हम लोग किसी भी तरह का कोल टाइप का फ्यूल यहाँ पे फॉर पावर प्लांट कोल वाला फ्यूल यूज नहीं करते हैं। हम लोग बीएफजी गैसेस यूज करते हैं, जो भी ब्लास्ट फर्नेसेस गैसेस जो निकलती है, सीओ गैस और बीएफ गैस है ना, तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। बट एक टिपिकल पावर प्लांट के बारे में हम लोगों को जानना है, तो वहाँ पे कोल स्टोरेज होता है, जहाँ पे बड़े बड़े जगह कोल को स्टोर किया जाता है। फिर कोल को हैंडलिंग के लिए अलग से प्लांट होते हैं, वो कोल को क्रश करते हैं। कोल को क्रश करने के बाद में वो बॉयलर को फीड करते हैं। अब वो बॉयलर में जब कोल क्रश और ये सब फीडिंग होगा, तो फीडिंग होने के बाद में जब आपका कोयला जल जाएगा तो पीछे क्या बचता है? कोयला जलने के बाद में ऐश बचता है, ऐश बचेगा ना भाई? ओके, तो वहां से ऐश, पर्टिकुलर ऐश हैंडलिंग के लिए भी प्लांट्स होते हैं। बहुत सारा मतलब बहुत टनों में कोयला यूज होता है, बहुत टन में, 200 टन 300 टन, प्लांट का कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना उतना टन का कोयला यूज होता है। तो उतना बल्क में जो भी कोयले का जो भी ऐश जनरेट होता है, उस ऐश को जनरेट हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर ऐश हैंडलिंग यूनिट्स होता है। और अब क्या होता है कि देखो ये बॉयलर हो गया। अब बॉयलर में मैंने बताया था तुम लोगों को, ये अब टरबाइन पकड़ो, सीधा कहीं मत जाओ, समझो टरबाइन, ये टरबाइन है। टरबाइन का एंड से मेरा जो वर्क डन होने के बाद में स्टीम निकला, स्टीम निकलने के बाद में ये आया कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंस होगा सर, वाटर टेम्परेचर चेंज होगा। एग्जैक्टली जो स्टीम वर्क डन कर चुका है, टरबाइन का एग्जॉस्ट से जो स्टीम निकलता है, वो स्टीम को कंडेंस किया जाता है। कंडेंस कैसे करते हैं? उसमें कूलिंग मीडिया दिया जाता है, एक साइड से कूलिंग मीडिया सर्कुलेट करता है, और फिर ये जो है स्टीम को कंडेंस कर देता है। कंडेंस करने के बाद में एक यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, एक अलग से सिस्टम लगा रहता है, वो अंदर और आगे डिफाइन करके बताऊंगा। फिर उसके बाद में फीड वाटर पंप होता है। फीड वाटर पंप क्या होता है? फीड वाटर पंप
आपका जो है वो बॉयलर के अंदर वाटर जो है वो प्रेशराइज करके फीड करता है, क्योंकि बॉयलर का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है, ड्रम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली हम लोग प्लांट की बात करें तो 60 70 80 90 उस तरह का प्रेशर रहता है। तो फीड पंप की जो मोटर्स है वो काफी बड़ी बड़ी होती है, और ये जो फीड पंप्स है वहां से आपको पानी को जो है वो फीड किया जाता है। फीड करने के बाद में ये जो पानी है नॉर्मली या तो ये फीड वाटर हीटर में जाता है या इकोनोमाइजर में जाता है। तो अब ये जो पर्टिकुलर ये जो जोन है फीड वाटर हीटर, ये फीड वाटर हीटर क्या होता है कि जब भी हमने यहाँ से जो पानी लिया है, ठीक है, यहाँ से जो पानी लिया है उस पानी को डायरेक्टली तो आप फीड करेंगे तो कम टेम्परेचर का आता है। और अभी क्या है कि और जैसे जैसे पावर प्लांट में टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हुई, जिस तरह से आगे और एफिशिएंसी जो है पावर प्लांट की बढ़ाने की सोची गई, तो उसमें इन लोगों ने एक और तरीका इजाद किया कि जब टरबाइन में स्टीम जो है वो वर्क डन कर लेता है, तो ये हम लोग यहाँ से अगर टरबाइन में स्टीम को अगर पर्टिकुलर यहाँ से निकालते तो यहाँ से स्टीम पूरा वर्क डन कर चुकी होती है, इसमें ज्यादा स्टीम में टेम्परेचर और प्रेशर नहीं रहता है। बट अगर मैं टरबाइन के बीच में से एक स्टीम थोड़ी बहुत निकाल लेता हूँ जिसने वर्क डन आधा कर दिया है, एनर्जी तो लॉस वो हो अगर जाएगा। वो ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा, वहां से अगर एक स्टीम का टैपिंग मार के यहाँ पे डाल दिया जाता है, यहाँ से स्टीम का एक टैपिंग निकाल के फीड वाटर हीटर में डाल दिया जाता है। तो ये फीड वाटर हीटर भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टीम है वो आपका ट्यूब्स के ऊपर से निकलता है, स्टीम जो है वो ट्यूब का ऊपर से निकलता है और पाइप के थ्रू आपका फीड वाटर निकलता है। तो वहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो फीड वाटर का बढ़ जाता है, फीड वाटर का जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ने के बाद में ये जो फीड वाटर टेम्परेचर को हम लोग इकोनोमाइजर में भेजते हैं। अब इकोनोमाइजर क्या है? इकोनोमाइजर इज ए पार्ट ऑफ ए बॉयलर। इकोनोमाइजर क्या है? बॉयलर का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है जहाँ पे इकोनोमाइजर में अब इकोनोमाइजर तक रुक जाओ। अब क्या होगा कि फीड वाटर हीटर से मैंने यहाँ तक पानी भेजा इकोनोमाइजर में। अब इकोनोमाइजर क्या है, किस तरह से काम करता है और कैसे काम करता है वो समझो। तो कहीं इकोनोमाइजर के बारे में लिखा है तो बताता हूँ रुको। अब ये वाला पर्टिकुलर डायग्राम दिख रहा है जिसमें इकोनोमाइजर लिखा हुआ है ये। यस सर। अब देखो Yes, sir. ये फीड वाटर जो है ना, यहाँ पे ये फीड वाटर यहाँ से आया। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर, ये जो ग्रे कलर का जो स्ट्रक्चर है, ग्रे कलर का जो पर्टिकुलर मेरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं बॉयलर। तो कल जैसे मैंने बताया था कि ये कमरा हो गया, ये पूरा एक टाइप का रूम हो गया। ये रूम में क्या होता है, साइड में ट्यूब्स रहता है, मतलब ट्यूब्स जो है एज ए पानी की दीवार बोल दो। ये बहुत सारी ट्यूब, सेवरल्स ऑफ ट्यूब्स रहती है, इसमें पानी रहता है। और ये रहता है, इसको ये पर्टिकुलर बॉटम पार्ट को हम बोलेंगे फर्नेस, जहाँ पे कोयला रहता है, कोयले में आग जलती रहती है। वो कोयले में आग जो जलती है, तो अगर ये कोयले की जो फ्लेम है यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, और इस जोन में अगर कोई टेम्परेचर अचीव कर रहा है तो कौन सा टेम्परेचर अचीव करेगा? कौन सा मीडिया से? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, किससे हीट आएगा उसको बताओ। बॉयलर में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा मीडिया से हो रहा है? सबसे ज्यादा कौन सा मेथड से हो रहा है? एनी गैसेस? रेडिएशन से। एग्जैक्टली, सही बात है। हाँ, रेडिएशन से हो रहा है और दूसरा हो रहा है कन्वेक्शन से। रेडिएशन एंड कन्वेक्शन आर द मोस्ट कॉमन मेथड थ्रू विच हीट इज बीन ट्रांसफर्ड इन द बॉयलर। तो ये जो फर्नेस है पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली हीट जलता रहता है, कोल फीड होता रहता है। कोल फीडिंग होने के बाद में, कोल फीड होने के बाद में यहाँ से जैसे जैसे हीट जनरेट होता है, रेडिएशन हीट रहता है। फिर क्या होता है कि हमको कोई भी किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए एटमॉस्फेयर में से क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिसके बिना आपकी आग लगना पॉसिबल नहीं? क्या चीज है जिसके? ऑक्सीजन सर। एग्जैक्टली, ऑक्सीजन। तो हम लोग यहाँ से
ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, बड़े बड़े फैंस लगे रहते हैं, उससे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा तो जैसे जैसे ये कुछ हीट है, जो जो भी आपका ऑक्सीजन के साथ जो गैस बनेगा उसको हम फ्लू गैस बोलेंगे। वो गैस क्या होगा, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के थ्रू ये गैस इधर मूव करेगा, यहाँ से मूव करना चालू होगा, और ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर इस जोन में मैंने एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया भाई। यहाँ तक मेरा जितना हीट ट्रांसफर होना था, ट्यूब्स ने जितना हीट लेना था, ट्यूब्स को पानी को गर्म करना था, कर दिया। लेकिन जब ये यहाँ पे भी बॉयलर में जो फ्लू गैस जाता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरा अल्टीमेट गोल रहता है कि अगर आपका सिस्टम में कुछ भी एनर्जी है, तो ऐसा तो नहीं है मैं 300-400 डिग्री का फ्लू गैस बाहर छोड़ दूंगा एटमॉस्फेयर में, मैं बाहर तो नहीं छोड़ूंगा ना, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं मैं उसको यूटिलाइज करूँ। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए पर्टिकुलर ये इकोनोमाइजर, ऐसा ऐसा और भी बहुत सारा सिस्टम्स लगा रहता है। एक बेसिक सा चीज है जो इकोनोमाइजर यहाँ पे लगा दिया। तो इकोनोमाइजर क्या करेगा, आपका फीड वाटर को इनिशियली हीट करेगा। तो यहाँ से आपका जो फीड वाटर जो आया, फीड वाटर को आने के बाद में फीड वाटर से जो फीड वाटर जो ड्रम में जा रहा है, उससे पहले उसको इकोनोमाइजर में हीट कर लिया जाता है। अब बताओ इकोनोमाइजर को मैं कितना टेम्परेचर तक हीट कर सकता हूँ, क्या मैं बहुत सारा टेम्परेचर दे सकता हूँ इकोनोमाइजर को? इकोनोमाइजर में जो पानी है, मैं मन चाहे जितना उसको हीट कर सकता हूँ, या कुछ लिमिटेशंस रखनी चाहिए? कोई गैस किसी का? सर लिमिट रखनी लिमिटेशन चाहिए। रखना चाहिए। अच्छा, क्या लिमिट रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए, कोई आइडिया बताता हूँ। ये जो पावर प्लांट चलाते हैं शायद तक वो भी बहुत लेटली आंसर कर पाते हैं इस चीज को, ये बहुत ही ट्रिकी चीज है, लेकिन ठीक है आप लोग इसको जानिए कि इकोनोमाइजर के अंदर अगर आप सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ सुपर स्टीम स्टीमिंग हो जाएगा। अब यस सर। स्टीमिंग होगा तो आपको ड्रम में स्टीम तो जी भेजना सर, नहीं है, इसीलिए मेरे को तो स्टीम पानी भेजना है ना। अगर आप ड्रम में ही स्टीम भेजने लग गए तो मेरा प्रोसेस है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये खास कर ध्यान रखा जाता है कि सुपर हीटर इकोनोमाइजर का जो फाइनल टेम्परेचर है, जो आउटलेट टेम्परेचर है, इट शुड नॉट बी मोर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ दैट फ्लूइड। तो ये इकोनोमाइजर वाला पार्ट हो गया। ये क्लियर हुआ इकोनोमाइजर आप लोगों को? यस सर। तो फिर इकोनोमाइजर हो गया। अब उसी इकोनोमाइजर से ये आपका जो पानी है वो ड्रम में चला गया। ड्रम में चलने के बाद में फिर एक प्रोसेस होता है, फिर वही आपका क्लोज सर्किट चलता है। तो ये हो गया क्लोज सर्किट। अब ये है, अब इसमें जो मैंने जो ऐसे बताया था आपका एयर पाथ, एयर पाथ होता है ना। एयर पाथ जैसे आप एयर दे रहे हैं सिस्टम में पूरा, मतलब कंटिन्यूसली, यहाँ से आपका ये समझो, देखो बॉयलर के अंदर, बॉयलर के अंदर मेरा एयर जाता है। यहाँ पे ये जो रेड कलर का सिस्टम देख रहे हो, ये बॉयलर के अंदर फर्नेस के अंदर हीट जलता है, ठीक है। बॉयलर के फर्नेस के अंदर जो हीट जलता है, हेलो, हाँ गुड इवनिंग। तो ये जो बॉयलर है मेरा, बॉयलर के अंदर जो भी फ्यूल आता है, फ्यूल को जलाने के लिए हम लोग एयर देते हैं, ठीक है। फ्यूल को जलाने के लिए एयर देते हैं। तो ये एयर प्री हीटर अभी भूल जाओ, इसको छोड़ दो। ये एयर आया, एयर एयर यहाँ आया। एयर आने के बाद में जब आपका फर्नेस, ये बॉयलर के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स भी लगी हुई है, पानी की ट्यूब्स है,
देखो ये हो सकता है तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपका विजुअलाइजेशन में, तो जहां पे भी तुम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लगता है ना, मेरे को तुरंत बता देना, तो उसी टाइम पे तुम लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो तुम लोगों को आगे भी हो सकता है, आगे पावर प्लांट में डिस्कशन करूँ, बहुत सी चीजें बताऊं, तो तुम लोग उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। तो नहीं समझ में आता है तुम इमिडिएटली बता देना, कोशिश करूंगा मैं उसको और अच्छे से सिंप्लिसिटी से समझाने की। ठीक है। आवाज आ रही है ना? यस सर। हेलो। यस सर। हाँ। क्या ये क्लियर नहीं हो रहा है? कुछ मिसमैच हो रहा है क्या? बोलो बोलो, अगर कुछ हाँ भी सर, गड़बड़ क्लियर लग हो रहा है। रहा है। सबको हो रहा है ना? अगर नहीं हो रहा है तो मैं शायद तक और किसी और डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा उसको, मेरे पास और कुछ डायग्राम होगा तो। ये वाले डायग्राम से समझ लो, या तो फिर इसमें भी एयर प्री हीटर। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, एयर फ्लो ये सब। ये मानो कि ये पूरा बॉयलर है, ये जो है ना, ये सर्किट जो है पूरा मेरा जो है बॉयलर है। ये पूरा सर्किट जो है बॉयलर है। तो ये बॉयलर का सबसे बॉटम वाला पार्ट है। बॉटम वाला पार्ट क्या होता है? फर्नेस। फर्नेस में क्या होता है? मेरा पता आग नहीं। जलता है। आग जलता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? एयर आता है। ठीक है, ये लाइन को भूल जाओ अभी के लिए, ये लाइन को भूल जाओ। ये मेरा एयर दिया। एयर क्या होता है? हम फोर्स ड्राफ्ट फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन के थ्रू मैं इस फर्नेस के अंदर एयर देता हूँ। एयर, और इधर से फ्यूल आता है और वो जलता रहता है। शुरू में इग्नाइट किया जाता है, तो वो जलता है। तो जलने के बाद में यहाँ पे जितना भी वाटर वॉल्स था उसमें सारा हीट ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको, ये सुपर हीटर होता है। ठीक है, सुपर हीटर होता है। सुपर हीटर क्या होता है कि आपका टॉप पे लगा रहता है। जहाँ सुपर हीटर में स्टीम कहाँ से आता है? सुपर हीटर में स्टीम कहाँ से आता है और कौन सा स्टीम आता है? सर सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड स्टीम आएगा सुपर हीटर में। सैचुरेटेड स्टीम आता है। और सैचुरेटेड स्टीम कहाँ से निकलता है? बॉयलर। ड्रम से। ठीक है, कल यस सर। बताया था मैंने। ड्रम से जो है वो है सैचुरेटेड स्टीम जो है आउट आउट होता है। कैसे आता है पानी? शुरू से देखो, समझो, एक बार उसको विजुलाइज करो। जो फीड पंप के थ्रू पानी आता है, फीड पंप से किस में जाता है? इकोनोमाइजर में, है ना? इकोनोमाइजर में जाता है। इकोनोमाइजर से पानी है वो ड्रम में आता है। ठीक है, ड्रम के नीचे दो बड़े बड़े डंडे रहते हैं, दो पाइप रहते हैं। वो पाइप के थ्रू क्या होता है? वो ठंडा पानी जो इकोनोमाइजर से पानी आया, वो इकोनोमाइजर का जो पानी जो ड्रम में जा रहा है, जो इकोनोमाइजर का जो पानी है ना, ये देखो, फीड वाटर से, फीड वाटर, ये पंप लगा हुआ है, ये इकोनोमाइजर है। इकोनोमाइजर से ये बॉयलर को भूल जाओ, ये ड्रम है एक तरह का। ये ड्रम में पानी जाता है। और ड्रम से जो पानी है, जो इकोनोमाइजर है, ठंडा पानी, यहाँ पे डाउन कमर लगा रहता है। डाउन कमर से कहा जाएगा? इवापोरेटर जोन में, बॉयलर में। इसी के अंदर सर्किट में घूमता रहता है। और जो मैंने तुम लोगों को बताया था ये कल, किसके बारे में? सर्कुलेशन रेशियो। सर्कुलेशन रेशियो में क्या होता है? कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है? सर कितना साइकिल में स्टीम में चेंज हो जा रहा है? हाँ, तो ठीक सर है, 1 ये लीटर देखो। स्टीम के लिए। वही। तो ये जो बॉयलर है, ये बॉयलर से अब इसको फ्लू गैस को समझते हैं, बाकी सब भूल जाओ। तो फ्लू गैस में क्या होगा? अब जो एयर है, जहां से एयर जो है गर्म हो गई पूरा, अब जो है उसको, जो भाई एयर जो है उसके साथ में कुछ कुछ क्या होगा? एस पार्टिकल्स भी होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप हवा दे रहे हैं तो यस हवा के सर। साथ में खाली तो प्योर एयर तो निकलेगा नहीं, उसके साथ में कुछ कुछ एस पार्टिकल हाँ भी सर। निकलेंगे। और ये एयर जो रहेगी वो गर्म रहेगी। तो वो गर्म एयर का जो टेम्परेचर है वो यूटिलाइज करने के लिए ये जो सर्किट है फ्लू गैस से, जो ये बाकी तो सब बॉयलर का पार्ट आ गया, वो फर्नेस के आसपास ही रहता है। तो ये सब छोड़ के अगर ये बात समझते हैं तो ये जाता है इकोनोमाइजर की तरफ। पहले जो फीड वाटर आता है उसको गर्म करता है। फ्लू गैस का टेम्परेचर हम लोग वहां पे
गिरा देते हैं। जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है उसको हम लोग कुछ हद तक यूटिलाइज कर देते हैं। वहां पे अगर हम फ्लू गैस का कुछ टेम्परेचर है वो यूटिलाइज कर दिया, देन फ्लू गैस को फर्दर आगे भेजते हैं। तो फर्दर आगे भेजते हैं तो यहाँ पे एक एयर प्रीहीटर लगा रहता है। एयर प्रीहीटर भी नथिंग बट इट्स ए जस्ट, इसको हम एयर प्रीहीटर को बोलेंगे कि ये भी एक हीट एक्सचेंजर है। तो अभी मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अगर आप कोई फ्यूल जला रहे हैं ना, अगर आप कोयला जला रहे हैं तो कोयले को जलाने के लिए जो एयर देते हैं, कोयले को जलाने के लिए अगर कोई मैं एयर सप्लाई करता हूँ पर्टिकुलर, तो वो एयर मेरी ठंडी होगी तो ठीक रहेगा या गर्म होगी तो ठीक रहेगा? सर गर्म होगी तब। गर्म होगी तो ठीक गर्म। रहेगा। तो भाई मेरे पास तो ऑप्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, जो फ्लू गैस है यहाँ पे, जो फ्लू गैस है, जो हॉट मीडिया है, वो फ्लू गैस ट्यूब्स के थ्रू से निकलती है। और जो बड़ा बड़ा फैन रहता है, फोर्स ड्राफ्ट फैन जो मेरा फर्नेस के अंदर मेरे को एयर भेजने का काम करता है, उसको इसके ट्यूब्स के ऊपर से निकालता हूँ। ट्यूब्स के ऊपर से वो जो ठंडा एयर है वो निकलता है। वो ठंडा एयर क्या करता है, ठंडा एयर हॉट एयर से टेम्परेचर कुछ गेन कर लेता है। टेम्परेचर गेन करने के बाद में वो ही एयर को हम लोग फर्नेस में डाल देते हैं। फर्नेस में डालने पर क्या होगा, वो आपका गर्म एयर जाएगा और जो कंबशन है जो बॉयलर का, वो और ही बेटर होगा। और जो बेटर कंबशन होगा तो हम लोगों का जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमको जो एटमॉस्फेयर में जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, यार एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो हम लोगों को और बेटर क्वालिटी, मतलब कम टेम्परेचर वाला एयर फ्लू गैस है वो हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। क्योंकि हम लोगों का गवर्नमेंट नॉर्म्स भी ये कहता है कि पर्टिकुलर कुछ टेम्परेचर के ऊपर हम लोग एटमॉस्फेयर में भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते ज्यादा टेम्परेचर वाला एयर। तो ये पूरा सर्किट है। तो फ्लू गैस सर्किट में अगर किसी को कुछ डाउट है तो अपना क्वेरी रेज करो, या यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, या फ्लू गैस किस तरह से काम करता है, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, बताओ। सर फ्लू अनीश गैस भट्ट, फ्लू गैस समझाना है? यस सर। ठीक है मैं सर समझाऊंगा। फ्लू फ्लू गैस गैस में में क्या वही समझाना, बोलो बोलो। सर वो फ्लू गैस के बारे में पूछने वाले थे। हाँ बोलो क्या पूछना है, फ्लू गैस में पर्टिकुलर सर ये क्या समझ कैसे में नहीं आया? प्रोड्यूस होता है सर फ्लू गैस? फ्लू गैस कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आ ठीक है, और पूछते हैं स्वराज कुमार पांडा। यस सर। बोलो भाई, तुमको समझ में आया कुछ? यस सर। क्या समझ में आया, फ्लू गैस क्या है, किस तरह से है, बताओ। सर वो फ्लू गैस वाला पार्ट नहीं समझ में आया, और सब समझ गया मैं। अच्छा, फ्लू गैस तो पाथ में क्या क्या लगा हुआ है हम लोगों का? सर फ्लू गैस पाथ में हम लोगों का क्या लगा हुआ है, क्या क्या सर फ्लू गैस? एयर प्री हीटर लगा हुआ है, हम्म वो चिमनी में जाता है वो, हम्म और वो इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर हाँ की तरफ जा रहा है। हाँ इकोनोमाइजर की तरफ जा रहा है, ठीक है। पीयूष, यस सर। बताओ भाई तुमको क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ मेरे को नहीं समझ में आया, उसको फिर से डिस्कस करेंगे। वही बोलो। फ्लू गैस सर। तो फ्लू गैस में क्या समझ में नहीं आया तुमको? सर वो कहाँ से आया, मतलब प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? ओके, फ्लू गैस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? किसी ने चूल्हा देखा है? यस सर। चूल्हा, हाँ सर। घर पे चूल्हा जलाते हैं, फूंक मारते हैं, ठीक है। यस तो सर। उसमें किसी ने फूंक मारा है? ऐसे नहीं, चूल्हा जब बुझता है हम लोग तो फूंक मारते हैं। फूंक क्यों मारते हैं? हाँ, हेलो यार। हवा ब्लो करने के लिए। हवा ब्लो करते हैं, एयर देते हैं। तो उसका रिएक्शन क्या होता है? किसी के आंख में गया है फूंक मारते टाइम की, आंख जल गया, आंख में थोड़ा कचरा चला गया, किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अनीश को माई म्यूट कौन है कर सर दो, किसी का? अनीश म्यूट कर दो। बताओ कोई, सोमेश घोष।
यस सर। क्या भाई चूल्हा वगैरह देखा है कभी? गाँव वाँव गए हो कहीं पे, जो फूंक मारते हैं तो थोड़ा सा आँख में, तुम लोगों को शायद तक वैसा एक्सपीरियंस है या सर नहीं है, आई हमको डोंट पता है नो। फ्लू गैस कहाँ से आ रहा है। हाँ, सर हमको पता है बॉयलर से सर निकल रहा है फ्लू गैस। बॉयलर से निकल रहा है। तो मैंने जिस तरह से बताया, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हम लोग एयर देते हैं, है ना, एयर देते हैं फ्यूल को जलाने के लिए। तो भाई फ्यूल को एयर ने जला दिया, एयर दिया, फ्यूल ने एयर ने फ्यूल को जला दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एयर गायब हो जाएगा सडनली। मेरा क्लोज वेसल है तो वो फ्यूल से एयर तो मतलब गायब तो नहीं होगा ना। नो सर, थोड़ा प्रेशर में हॉट एयर सर निकल जाएगा। एग्जैक्टली, तो दैट इज एक्चुअली फ्लू गैस। क्लियर हुआ अनीश? हाँ सर, फिर वो कौन कौन सा पाथ में जाता है सर, वो भी बता दीजिए। हाँ, अब क्या है, वो ट्रेवल करता है, ठीक है। अब फ्लू गैस ट्रेवल करता है, तो जैसे देखो तुम्हारा जस्ट जो पास पास में था वो तो तुम्हारा क्या है, पहले तो तुम्हारा क्या आएगा, वाटरफॉल है आसपास में जहाँ पे आग जल रहा है खूब सारा। सर अब आग फ्लू गैस जलने तो के, बर्नर से प्रोड्यूस हुआ ना सर। फ्लू गैस बर्नर से कौन बोल रहा है? फर्नेस जहाँ है सर, हाँ जहाँ फर्नेस है वहां से ना प्रोड्यूस हुआ फ्लू गैस सर। हाँ हाँ, तो सर वो एक बोल रहा था बॉयलर से भी। हाँ, तो फर्नेस क्या है, बॉयलर का ही पार्ट है ना। वो सही बोल रहा है, मतलब या तो एक कंप्लीटली आप बॉयलर बोल दो, या बॉयलर का ही एक पार्ट है। अब मैं पर्टिकुलर बोलूंगा कि फीड वाटर हीटिंग का होता है बॉयलर के अंदर, या फिर और उसको अंदर डिफाइन करूँ तो क्या होगा, मैं बोलूंगा नहीं इकोनोमाइजर के अंदर होता है, नहीं मेरा वाटर वॉल के अंदर जनरेट होता है। तो या तो पूरा कंप्लीटली एक पार्ट का नाम देना, वो फर्नेस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर। तो वो एक्चुअली बॉयलर के अंदर ही मतलब फर्नेस से आपका फ्लू गैस जो है वो जनरेशन स्टार्ट हो गया है। तो फर्नेस के अंदर जो फ्लू गैस है, वो फ्लू गैस मतलब जो भी आग है, उसके आग से बहुत कुछ रेडिएशन हीट निकल गया, ये हो गया। फिर जो गैस है वो ट्रेवल कर रहा है, तो गैस वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस गैस के पाथ में जब गैस का जो टेम्परेचर इतना है, उस गैस के टेम्परेचर को यूटिलाइज करने के लिए, गैस के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए एटमोस्फेयर में छोड़ने से पहले हम लोगों ने जगह जगह पर हीट एक्सचेंजर लगा दिए। तो पहला हीट एक्सचेंजर है मेरा इकोनोमाइजर, ठीक है, जो फीड वाटर को हीट करता है। और दूसरा हीट एक्सचेंजर मैंने लगा दिया एयर प्रीहीटर, जो जो हम फर्नेस के अंदर एयर दे रहे हैं जलाने के लिए, तो उसको भी हम गर्म कर देते हैं। वहां पे फ्लू गैस जो है वो आपका उस जो फ्लू गैस है वहां पे एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया, जिसमें हॉट गैसेज है वो ट्यूब से निकलती है, और जो कोल्ड एयर है, पोस्ट ड्राफ्ट फैन है एक बड़ा सा, वो डक्ट दिया जाता है। वो डक्ट जो है वो आपका एयर प्रीहीटर होते हुए निकल जाएगा और वो सीधा फर्नेस के अंदर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका एक तरह का हीट ट्रांसफर हो गया, और इस तरह से ये एक तरह का कंप्लीट फ्लू गैस पाथ बन गया। और फिर उसके बाद में एयर प्रीहीटर से जब आपको फ्लू गैस निकलता है, देन वो फ्लू गैस फाइनली हम लोग जो है वो चिमनी में छोड़ देते हैं। तो बताओ, अभी अभी भी कुछ क्लियर करने के लिए बाकी है या अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है? सर मतलब ये सब जो एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, ये सब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, फ्यूल वेस्ट ना हो जाए उसी के लिए है ना। एग्जैक्टली, ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही सर किया हीट जाता है। कंजर्व करने के लिए भी सर। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग वेस्ट हीट है, जो हीट हम बाहर फेंकने वाले थे, उस हीट को यूटिलाइज कर लिया, तो अल्टीमेटली हम लोगों का एफिशिएंसी तो बढ़ ही जाएगा। जो एफिशिएंसी जो है हम लोगों का बढ़ जाता है उसके कारण। ये सर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, बताओ अभी क्या, और किसी का कुछ ये फ्लू गैस पाथ समझ में आ गया है कि नहीं आया है, क्या है? सर एक और क्वेश्चन है सर। यस प्लीज। सर जो फ्लू गैस जो आप बोल रहे हैं कि सर जो इकोनोमाइजर और प्रीहीटर में जाता है तो वाटर को हीट कर देता है, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है फिर उसको भी कम किया जाता है बाहर निकालने के लिए, कि उसको फिल्टर भी किया जाता है क्या? फ्लू गैस को? यस सर। नहीं, उसको किसी भी तरह का कोई फिल्ट्रेशन नहीं किया जाता है वहां पे। अच्छा ये बताओ, फिल्ट्रेशन का क्यों रिक्वायरमेंट होगा?
सर वो वेस्ट सर गैस उसमें है कुछ ना? ऐड रह जाता होगा ना सर? भी वेस्ट है सर। यस, जो वेस्ट गैसेस और ये सब जो लगा रहता है, तो ये गुड क्वेश्चन आशीष। आप इसमें क्या होता है, देखो तुम्हारा जितना भी फर्नेसेज है, अब हम लोग अगर पर्टिकुलर टाटा स्टील की बात करें तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोल तो यूज नहीं कर रहे, हम बीएफ गैसेज वगैरह यूज कर रहे हैं। तो बीएफ गैसेज वगैरह में तो एस जनरेट नहीं होता है। बट अगर हम लोग पर्टिकुलर अगर टिपिकल पावर प्लांट की बात करें, जहाँ पे अगर हम लोग पर्टिकुलर टिपिकल पावर प्लांट की बात करें और वहां पे अगर कोल यूज होता है, तो जिस प्लांट में कोल यूज होता है, कोल के साथ में आपका कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी जाएगा, एश पार्टिकल्स भी जाएगा। तो वो एश पार्टिकल्स को हमको मतलब एश पार्टिकल को कंज्यूम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बड़े बड़े ईएसपी लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो वो एयर प्री हीटर के बाद में ईएसपी के थ्रू वो जो है फ्लू गैस निकलता है, और वहां पे कुछ इस तरह का सिस्टम लगा रहता है कि वहां पे कुछ वो जो भी आपका ईएसपी जो रहते हैं वो चार्ज रहते हैं, और वहां पे आयोनाइज्ड रहता है पूरा सिस्टम। तो फ्लू गैस जब उस पाथ से निकलता है, तो जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो उस ईएसपी के चिपक जाता है, और ईएसपी से चिपकने के यस बाद में सर। उसको चिमनी में हम जो भेजते हैं, तो वो कंपेटिवली डस्ट तो रहता ही है, बट इतना हमारा डस्ट नहीं रहता है। और उस डस्ट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में पर्टिकुलर एसपीएम बोलते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स भी दे रखा है कि मोर देन 100, मोर देन 50, ये सब उतना पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन आपका नहीं होना चाहिए। वो हर जगह मेजरिंग भी होता है, और इसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स भी है। तो ये चीज रहता है। ये अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा, मैं ईएसपी को मिस कर गया था, क्योंकि टाटा स्टील में हम लोगों का पावर प्लांट में ईएसपी नहीं है इसलिए। तो अभी और किसी का कुछ डाउट? सर ईएसपी का तो सर जरूरत ही नहीं पड़ता होगा सर, बीएफ गैस और सीओ गैस इसलिए। हाँ, हम लोगों का यहाँ पे ईएसपी का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा यस सर, गैस रिक्वायरमेंट। तो जनरेट ही नहीं हो रहा है। यस। यस सर, सर वही सर, कोक प्लांट में तो है सर, सर बैटरी में। सर कोक ये प्लांट में। डिवाइस आप बता रहे हैं कौन? ESP, सर ये आप जो डिवाइस बता रहे हैं ESP, हाँ हाँ। इसमें टेम्परेचर भी मतलब सर कम किया जाता है क्या? नहीं, मतलब रिलीज। ईएसपी में आपका किसी भी तरह का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। हल्का फुल्का देखो ठीक है, वो आपका सरफेस लॉसेज हो सकता है, क्योंकि आप इतना सरफेस से थ्रू मूव कर रहे हैं, तो वहां पे आपका ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट और ये सब बाहर का रेडिएशन हीट लॉस हो के कुछ टेम्परेचर ड्रॉप आएगा तो आएगा, रेदर देन किसी भी तरह का हीट लॉस नहीं होता है उसमें। जो आपका एयर प्रीहीटर से निकल गया वहां से 10 डिग्री मैक्सिमम आप ड्रॉप करवा सकते हैं, ड्रॉप होता है ईएसपी के थ्रू। देन उसको फर्दरली हम लोग चिमनी में डायरेक्टली भेज देते हैं। फ्लू गैस मोटा मोटी क्लियर हुआ या अभी भी? यस सर। यस सर। ये तो प्रभु कल्याण साहू, यस सर। एपीएस का क्या काम है? तो एपीएस जो कलेक्ट करता है सर, सब जो डस्ट रहता है वो सब मेजर करता है और टेम्परेचर